ओलंपिक में हमें निराशा हाथ लगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर राजनीति चारों तरफ हावी है। वहां पर 10 सेकंड महंगा पड़ गया, लेकिन यहाँ पर आखिरी के जो 6 महीने बाकी हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उसके लिए पूरा दम लगाया जा रहा है। फिलहाल भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में मेरी मौजूदगी है। 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं पर भूमि पूजन किया था, जिसके बाद एक अलग तरह की आस और उम्मीद जगी थी पूरे के पूरे न सिर्फ अयोध्या वासियों बल्कि संपूर्ण देश में कि आखिर भव्य राम मंदिर बनकर कब तैयार होगा। और उसी को लेकर बीजेपी काफी अग्रेसिव तरीके से आगे चल रही है, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर हम सब जानते हैं कि बीजेपी को किस तरह का फायदा मिला है। फिलहाल यहाँ की तस्वीरें आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। देखिए, शाम के 5 बजे का वक्त हो रहा है और यहाँ पर सरयू नदी तट पर हम मौजूद हैं। राम की पैड़ी इस पूरे के पूरे हिस्से को कहा जाता है। काफी साफ सुथरा लग रहा है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आप देखेंगे कि किस तरह से, चूंकि गर्मी भी प्रचंड है इसलिए सरयू नदी में छलांग लगाकर तैराकी करते कुछ युवा आपको दिखाई दे जाएंगे। लेकिन विधानसभा के चुनाव में वो कौन सी पार्टी होगी जो तैराकी करके उस पार चली जाएगी और बना लेगी अपनी सरकार? बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी? अपने आप में यह बड़ा सवाल इस वक्त छाया हुआ है। आपको बता दें, अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी थी। यहां पर कार्यों की उन्होंने समीक्षा की है कि बीते 1 सालों में निर्माण कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का आखिर कहां तक पहुंचा। तो वहीं दूसरी तरफ योगी के किले में सेंध लगाने के लिए अखिलेश यादव की ओर से भी साइकिल यात्रा का कर दिया गया है आगाज। 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन यूपी का दंगल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश को हमेशा राजनीति के चश्मे से देखा गया। यूपी देश के विकास में भी अग्रिम भूमिका निभा सकता है, इसकी चर्चा तक ही नहीं होने दी गई। दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इसका सपना देखने वाले तो बहुत लोग आए और गए, लेकिन ऐसे लोगों ने कभी ये याद नहीं रखा कि भारत की समृद्धि का रास्ता भी यूपी से होकर ही गुजरता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबको राशन, सबको पोषण देने का विजन साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अन्न महोत्सव के उद्घाटन में ये बात कही। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता को याद दिलाया पहले और अब में कितना फर्क आ चुका है। संतोष इस बात का कि दिल्ली से अन्न का जो एक एक दाना भेजा गया वो हर लाभार्थी की थाली तक पहुंच रहा है। संतोष इस बात का कि पहले की सरकारों के समय उत्तर प्रदेश में गरीब के अनाज की जो लूट हो जाती थी, उसके लिए अब वो रास्ता नहीं बचा है। पश्चिम बंगाल में हार के बाद 2024 में वापसी के लिए उत्तर प्रदेश जीतना बीजेपी के लिए जरूरी हो गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जब 5 अगस्त की उपलब्धियां गिनाई तो उसमें उत्तर प्रदेश की अन्न महोत्सव योजना को खास तौर पर जोड़ा, जिसके जरिए योगी सरकार राज्य में एक दिन में 80 लाख लोगों को मुफ्त राशन बांटने का रिकॉर्ड बना रही है। अन्न वितरण का कार्य प्रधानमंत्री अन्न गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से यह अन्न वितरण का कार्यक्रम विगत वर्ष अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 के बीच में भी संपन्न हुआ था और इस वर्ष भी मई 2021 से मई, जून और जुलाई का खाद्यान्न अब तक प्रत्येक जरूरतमंद को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग इससे सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। मिशन 2022 के लिए पीएम ने अगर यूपी में चल रहे हाईवे, एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट का काम जल्द पूरा करने का वादा किया, तो योगी आदित्यनाथ ने 1 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास का जिक्र करते हुए एक भव्य अयोध्या बनाने का दावा किया। इसके अलावा योगी ने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला प्रदेश बन चुका है, जहां 5 करोड़ 21 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। अयोध्या को एक नई अयोध्या के रूप में विकसित करने के लिए 8,568 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को वर्तमान में डीपीआर
और आदि की बनने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा करके 1 वर्ष पूर्व की इस बृहद कार्यक्रम के अभियान को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम अयोध्या धाम से आपने प्रारंभ किया था। वह अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में वैश्विक जगत में देखने को प्राप्त होगी। योगी सरकार अगर वादों पर दाव लगा रही है तो अखिलेश यादव सत्ता में वापसी के लिए साइकिल से निकल चुके हैं। 400 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर अखिलेश यादव साइकिल यात्रा पर निकले। ये उत्साह और इसी तरह लगातार साइकिल गांव-गांव जाएगी, घर-घर जाएगी, लोगों को जोड़ेगी, हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम करेगी और आने वाले समय में बहुमत की सरकार समाजवादी बनेगी। छोटे लोहिया के नाम से मशहूर रहे वरिष्ठ समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश ने साइकिल यात्रा निकाली, जिसका मकसद राज्य की बीजेपी सरकार की खराब नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज को बुलंद करना था। लेकिन मायावती ने इसे आड़े हाथों लिया। बसपा की प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी की यूपी के जिलों में अपार सफलता के बाद सपा को अब श्री जनेश्वर मिश्र और बीजेपी सरकार के सताए हुए उनके समाज की याद आई है। यह सब इनकी राजनीतिक स्वार्थ और सस्ती लोकप्रियता के लिए नाटकबाजी नहीं तो और क्या है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का असर 2024 के आम चुनाव पर भी होगा। जो पार्टी यूपी में सरकार बनाएगी उसे लोकसभा चुनाव में सीधा फायदा होगा। इसलिए हर पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। आज तक ब्यूरो। तो अब की बार क्या अयोध्या से होती हुई जाएगी सरकार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश से होकर जाता है दिल्ली का रास्ता, ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। इसी वजह से वाराणसी से 2 बार वो सांसद चुने गए, लेकिन अब तो तीसरी बार हैट्रिक लगाने की बेताबी 2024 के मद्देनजर, जिसकी तैयारी अभी से तमाम राजनीतिक दलों की ओर से की जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जहां पर देश में सबसे ज्यादा 403 विधानसभा की सीटें आती हैं। 325 पर एनडीए ने कब्जा किया था, 47 पर समाजवादी पार्टी, 19 पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी, जबकि सिर्फ 7 पर सिमट कर रह गई थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन इस बार 2022 में क्या कमल खिल पाएगा या फिर साइकिल तेजी से दौड़ लगा लेगी? हाथी का क्या होगा और हाथ का पंजा आकर किसके साथ जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एमएच खान जो कि बीएसपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान अयोध्या से जुड़े हुए हैं। हनुमानगढ़ी के महंत हमारे साथ राजूदास जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं करपात्री महाराज जो कि धर्मगुरु हैं। तो आप दोनों से शुरुआत मैं करूं, उसके पहले बीजेपी का रुख करते हुए, चूंकि साइकिल काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में और बीजेपी को लेकर अखिलेश यादव की ओर से बार बार निशाना भी साधा जा रहा है। अयोध्या में जो कामकाज किया जा रहा है या फिर मंदिर का जो मुद्दा है, क्या इस बार फायदा दिलाएगा आप लोगों को? 1 साल हो गए भूमि पूजन को और अभी नींव ही पड़ी है 60%, बाकी का काम बाकी है, जिसको लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप चित्रा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी, प्रेम शुक्ला जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आप मंदिर के नाम पे फिर बीजेपी को मिलेगा वोट, जिसकी तैयारी कर रही है बीजेपी? किसी वजह से ऐसा लग रहा है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है प्रेम शुक्ला जी तक। दोबारा मैं उनके पास चलूंगी। अनुराग भदौरिया जी, मुख्यमंत्री बीते 4.5 सालों में 26 बार आ चुके हैं अयोध्या कामकाज का जायजा लेने के लिए। यहाँ पर भी बीजेपी के लिए खासतौर से एक अलग माहौल है। क्या करेंगे ऐसे में आप लोग? कैसे दौड़ेगी साइकिल उत्तर प्रदेश में? अनुराग भदौरिया, देखिए, आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया। क्या प्रभु राम भी इस बार राजनीतिक मुद्दा होंगे? सोचिए आप, प्रभु राम कभी राजनीतिक मुद्दा हो सकते हैं क्या? प्रभु राम तो हमारे श्रद्धा का विषय है, राजनीति तो नहीं हो सकते। प्रभु राम को अगर राजनीतिकरण होगा, ये भारतीय जनता पार्टी करती है और समाजवादी लोग प्रभु राम के आचरण को अपनाते हैं। प्रभु राम का आचरण, प्रभु राम के गुणों को अपनाते हैं।
ये प्रोग्राम को राजनीतिक तौर से अपनाते हैं, ये प्रोग्राम को राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। हम उनके आचरण को अपनाते हैं, जिस तरह से वो लोकतंत्र में विश्वास रखते थे तो एक धोबी की बात भी सुनते थे। उसी तरह समाजवादी लोग साइकिल चला के रोड पे रहते हैं, आम जनता से मिलते हैं, आम जनता की बात करते हैं, आम जनता कैसे सुविधाएं मिले, आम जनता की कैसे जो उनकी तकलीफें दूर हो, चाहे कोविड काल में हो या महंगाई बेरोजगारी से हो, या किसान जो धरने पे बैठा है वो भी तो प्रोग्राम के बच्चे हैं। क्या प्रोग्राम के बच्चे नहीं थे जिसका चीरहरण हुआ? तो इसके मतलब प्रोग्राम के आचरण को भारतीय जनता पार्टी नहीं अपनाती है, प्रोग्राम के नाम की राजनीति करती है, प्रोग्राम के नाम का श्रद्धा को नहीं अपनाती है, वो राजनीतिकरण करना चाहती है। इसको अब देश की जनता, प्रदेश की जनता जान चुकी है कौन है जो प्रोग्राम के गुणों को अपनाता है, कौन है जो प्रोग्राम के नाम की राजनीति करता है। समाजवादी लोगों ने हमेशा से समाज के अंदर में उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो लोग समाज में परेशान है, दुखी है। इसलिए कहते हैं ना, आपने सुना होगा, विप्र धनु सुर संत हित लीन है मनुज अवतार। भगवान ने कब अवतार लिया था? जब लोग परेशान थे, लोगों की मदद के लिए, गरीब कमजोर वर्ग की मदद के लिए, जिनकी सुनवाई नहीं होती थी, जिनके लिए सुनते थे। मैंने आपसे पहले ही बताया कि उन्होंने एक धोबी की बात अपने अंतिम व्यक्ति धोबी तक की बात सुना करते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है प्रोग्राम के नाम की राजनीति करती है, लेकिन प्रोग्राम के बच्चों को, उनके बच्चों को ऐसे मरता हुआ छोड़ देती है, चाहे बेरोजगारी महंगाई से। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। वैसे वही है वही जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। ठीक है अनुराग जी, प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि राम के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। प्रेम शुक्ला जी, ठीक है। आप देखिए, प्रोग्राम में उनकी आवाज छीन ली है, इसलिए कि वो झूठ बोलेंगे तो प्रोग्राम। देखिए चित्रा जी, अब इनका जो है लगातार चीखना चिल्लाना बंद हो जाता है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ये जो आत्मसात करते हैं, किसको? बाबर को, प्रभु रामचंद्र जी को। वो तो आत्मसात नहीं कर सकता जो राम भक्तों पे गोली चलवाए। देखिए बीच में कृपया न टोके। चित्रा जी जरा इनको समाजवादी अराजकता से इनको मुक्त करने का बोले दीजिए। अनुराग प्लीज बोले दीजिए उनको। ठीक रहे आए बाएं साधा प्लीज अनुराग जी एक बार बोल लेने दीजिए प्रेम शुक्ला जी को। ठीक है चित्रा जी, आप क्या चाहती हैं? ये जरा इनको अनुराग भदौरिया जी प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए। दोनों लोग देखिए, मैं यहाँ पर अयोध्या में मौजूद हूँ। ठीक है, प्लीज एक बार उनकी बात हो जाने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। अनुराग आपको पूरा मौका मिलेगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। प्लीज अनुराग भदौरिया। ठीक है प्रेम शुक्ला जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। ठीक है, बलात्कार बंद होना चाहिए। ठीक रहे चित्रा जी, मैं मौन साथ प्लीज अनुराग भदौरिया प्लीज। अनुराग क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी आवाज डाउन कराऊं? प्लीज प्लीज। अनर्गल जो है ठीक है, ठीक है, मैं शांत बैठ जाता हूँ। इसमें बहस का कोई औचित्य और तुक बचता नहीं है जब एक आदमी लगातार चीखता जाए। चित्रा जी, मुझे फिर आपकी आवाज चली गई है। हाँ जी चित्रा जी, देखिए प्रभु रामचंद्र जी के आदर्शों आप आगे बढ़ाएं जी, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। वो कह रहे हैं खाली राजनीति करना जानते हैं राम के नाम पर। आपने कहा कि राम भक्तों पर आवश्यकता पड़ती तो हम और लाशें बिछा देते। जिन्होंने सरयू नदी को लाल कर दिया उनको लगता है वो राम भक्त है। चित्रा जी वो राम भक्त नहीं है। राम भक्त ऐसे लोग हैं जिनके कार्यकाल में भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण का 500 वर्षों का संकल्प पूर्णाहुति को प्राप्त होने की दिशा में अग्रसर है। और क्या कह रहे थे ये? विप्रधेनु सुर संत हित। गाय कटवाते थे पूरे कार्यकाल में। एक चौराहे पे गायों का कत्लखाना अखिलेश सिंह यादव जी ने खोल दिया था। विप्रधेनु सुर संत हित बता रहे। संतों में अमृतेश्वरानंद की इतनी पिटाई करवाई थी कि बेचारे मूर्छित हो गए थे। संत हित फिर बीच में चिल्ला रहा आदमी। हाँ अरे मैं पूछ रही हूँ आगे क्या होगा 2022 में। ठीक है वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसके आधार पर वोट पड़ेगा? क्योंकि यूपी की जो राजनीति है, ठीक है सर, और ये जो दंगल चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे और बाकी पार्टियां किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगी। प्लीज सर दोनों लोग साथ में नहीं बोलेंगे। मैं आती हूँ, बाकी महान जी लोग हमारे साथ जुड़े हुए। एमएच खान जी जल्दी से एक बार आपका टेक। ठीक है एमएच खान साहब, यहाँ पर साधु संतों से मेरी बात हो रही थी। उनका ये कहना है कि देखिए ये जो दावा सतीश चंद्र मिश्रा की ओर से, बीएसपी की ओर से किया जा रहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर यहीं बनाएंगे। इतने सालों तक आप कहाँ थे, कहाँ गायब थे? यहाँ के साधु संत ही पूछ रहे हैं आपसे। अचानक से रामलला की याद बीएसपी को कब से आने लगी? नहीं देखिए, आपके पैनल में राजू मोहनदास जी हैं खड़े, पूछ लीजिए उनसे
कि राम जन्मभूमि का जब फैसला आया तो मैं कार सेवापुरम में था कि नहीं था, हमने डिबेट किया था कि नहीं किया था, हमने स्वागत किया था कि नहीं किया था। अब ये देखिए, ये जो भगवान राम की मंदिर बन रही है, ये बीजेपी झूठ का श्रेय लेना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला किया था और ये कहा था कि न हिंदू पक्ष के पास कोई सबूत है, न मुसलमान पक्ष के पास सबूत है। मैं 142 धारा के अंतर्गत ये फैसला सुना रहा हूँ, इतने एकड़ जमीन रामलला के लिए, इतने मस्जिद के लिए। हमने वहां पर अयोध्या में खड़े होके राजू मोहनदास जी खड़े, पूछिए उनसे कि मैंने समर्थन किया था कि नहीं किया था, हमने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा दिया था कि नहीं दिया था। अब जब सवाल इस बात का है कि बीजेपी झूठ का अपने नाम पे लेना चाहती है इसका श्रेय, तो ये गलत है। राम सबके हैं, सब लोग इस पे आस्था व्यक्त कर सकते हैं। राम के लिए कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजूदास जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। MS खान जी कह रहे हैं कि जब यहाँ पर राम मंदिर पर चर्चा चल रही थी पिछले साल, तो वो यहाँ पर थे और राम मंदिर निर्माण का पुरजोर वकालत उनकी ओर से किया गया था। वो कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। मैं साधुवाद दूंगा MS खान जी को, वो लगातार अयोध्या में जुटे हुए थे और हमारे साथ लगातार डिबेट में, सभी डिबेट में वो बने हुए थे। लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और एक और प्रवक्ता बैठे उनसे भी सवाल पूछना चाहूंगा। सपा से कि बीजेपी? नहीं, अनुराग भदौरिया जी से सवाल पूछना चाहूंगा। पहले तो MS खान जी से सवाल है। MS खान जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जब सरकार थी, शासन सत्ता थी, तब हम लोग जब कह रहे थे कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर बने, तब आपके जो कुछ लोग तथाकथित लोग थे वो कहते थे कि यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाए, यहाँ हॉस्पिटल बन जाए, यहाँ अनाथालय बन जाए, मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये भाषा आपका हुआ करता था। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और कहा करते थे कि यहाँ दूध चढ़ाने क्या मतलब, ये दूध गरीबों में बांट दिया जाए, ये दूधाभ से क्या। तो आज कैसे MS खान जी इतना परिवर्तन आप में कैसे आ गया? क्या आपको डर लगने लग गई कि हिंदुत्व के सहारे आपका काम चलेगा? नंबर 1। नंबर 2, यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भदौरिया जी बैठे हैं। भदौरिया जी, आपसे मेरा सवाल है, आप मेरे साथ यही सरजुग तट पे, जहाँ पे चित्रा त्रिपाठी जी भी दंगल चल रहा है, इसी जगह पे आप मौजूद थे। आप कहा करते थे डंके की चोट पर वहां पर मस्जिद बनेगी और हम लोग इस चीज का हम विरोध किया करते थे कि आप बाबर का नाम नहीं लेंगे। बाबर एक विदेशी आक्रमणकारी, और आप नाम ले रहे हो बाबरी मस्जिद का। आपने 79 राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई और आज आप कह रहे हो कि मंदिर के मैं सपोर्टर था, मंदिर का मैं सहयोग कर रहा हूँ। दोनों ही विपक्षी पार्टियों के लिए सवाल है। MS खान जी, पहले आपके पास आते हुए जल्दी से जवाब दीजिए आप। देखिए राजू मोहनदास जी, देखिए सवाल इस बात का नहीं है, जिस वक्त राम मंदिर नहीं बना था उस वक्त सारे लोग राम का हम कसम खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। कोई मंदिर नहीं बना रहा था ना। आपने भी कोई मंदिर नहीं बनाया ना, भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया ना। तो जब बन गई मंदिर का ऑर्डर आ गया तो सब लोगों ने स्वागत कर दिया, तो पुरानी बातें खत्म हो जाती हैं। फिर उसके लिए सब लोग एक हो जाते हैं, एक हो गए सब लोग मिलकर कहने लगे राम मंदिर बन जाना चाहिए, मस्जिद बन जाना चाहिए। फिर सवाल पुरानी बातों को उठाने का क्या मतलब है? पुरानी बात उठाएंगे तो बहुत सी चीजें आएंगे। आडवाणी जी कहाँ चले गए, वो कह रहे हैं कि पुरानी बातों को क्यों उठा रहे हैं आप? पुरानी बातों की शुरुआत आपने ही की थी। ठीक है, मैं लौटूंगी एक ब्रेक के लिए। करपात्री महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से। नहीं, देखिए MS खान जी, पुरानी बातों की इसलिए हम याद करेंगे क्योंकि आपने कोई सहयोग नहीं किया। जब मुझको आपकी जरूरत थी तब आपने तो कभी नहीं सहयोग किया। तब अयोध्या में 79 राम भक्तों के ऊपर गोली चल रही थी, आपने एक भी शब्द नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी ने गलत किया। और जब जम्मू कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मण मारे जा रहे थे, भगाए जा रहे थे, तब भी आपके सदन में सांसद मौजूद थे। दंगल में आज का विषय है 2022 के इलेक्शन में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, राम जन्मभूमि है और ये भूमि पूजन को जब 1 साल हो जाए भूमि पूजन को, तो इस तरह के नारे यहाँ पर कण में लगते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन अयोध्या वासी चाहते क्या हैं? मथुरा काशी बाकी। देखिए, अब मथुरा काशी पहुँच रहे हैं। लेकिन करपात्री महाराज जी, सीधे आपके पास आते हुए मैं आऊंगी। राजू दास जी आपके पास, ये बताइए
अयोध्या का कायाकल्प वास्तव में हुआ है बीते 1 सालों में, जो दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है? अयोध्या का ही कायाकल्प नहीं हो, पूरे भारतवर्ष का कायाकल्प हो गया है, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य बहुत ऊंचा उद्देश्य है। हम लोगों की प्राथमिकता सबसे पहले भारत की है, उसके बाद जनता की है, और थर्ड में हम अपनी पार्टी की बात सोचते हैं। इसका नाम ही भाजपा है, पहले भारत, तब जनता और तब पार्टी। हमारा स्थान जो है इस स्तर का है। और अभी ये कोई खान साहब बोल रहे थे राम की राजनीति कर रहे हैं, तो राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट आल्सो यू कैन से मिस्टर चित्रा, राम मतलब राष्ट्र मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करता है वो सारा नौजवान हमारे राम के समान है और सबकी वंदना होनी चाहिए। आज ये जो हम मना रहे हैं, ये हमारे शहीदों का शौर्य दिवस है, हमारे शहीदों का सम्मान है। मैं बार बार आपसे कहा करता था कि रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है ये भी, अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पे गोली खाई है, फिर भी हिम्मत न हारे, ने आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। ये मायावती जी कहती थी कि यहाँ पे शौचालय बनाया जाए, वो अरे मेरी बहन शौचालय बनाया जाए। कांग्रेस कहता था कि राम काल्पनिक हैं, और ये मुलायम सिंह हमारे देश के कार सेवकों के सीने पे गोलियां चलाया जाए। सबसे नाराज हैं। चित्रा जी नाराज नहीं हूँ, ये जो आप देख रहे हैं जो बच्चे नहा रहे हैं ना, ये मैं खून की धारा बहती थी। आप मेरी बहन के समान है, बहुत दिन से जानता हूँ, मुझे एक एक रग याद है। मैं उस कार शिवा में यहाँ खड़ा था, एक लड़की मेरे पास आई, उसने कही भैया ये चिता जल रही आप देख रहे हो? मैंने कहा हाँ। कई साल भर पहले मेरा विवाह हुआ था, ये मेरे पति की चिता जल रही है, मैं एक सामान आपको देना चाहती हूँ, सामान ले लीजिए। मेरे आंख में आंसू भर गया। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उस बहन ने अपना मंगलसूत्र दिया था, मैंने उस मंगलसूत्र को राम जन्मभूमि पे लगाया है। इतना आसान नहीं है। अभी राजदास अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी। ठीक है सर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, कोर्ट से फैसला आया है, जिसके बाद भव्य राम मंदिर बन रहा है। ठीक है, लेकिन जो सवाल यहाँ पर देखिए, यहाँ के जो साधु संत है वो बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। अनुराग जी, अब आपके पास आते हुए सीधे बताइए, करपात्री महाराज चाहे राजूदास जी, दोनों लोग आप पे और बीएसपी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। चले अनुराग जी तक आवाज नहीं जा रही है। एमएच खान साहब, और मेरे कान से आवाज 2 बार मुझे आ रही है, प्लीज इसको ठीक कीजिए। एमएच खान साहब, आप जवाब दीजिए। नहीं, ये जो महंत जी बता रहे हैं, ये सब नारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया। हमारी पार्टी का कोई नारा वारा नहीं है। और देखिए, मैं फिर साफ साफ कह रहा हूँ कि राजू जी हो या ये महंत जी हो, ये किसी हनुमानगढ़ी के महंत है, इनको सबको आशीर्वाद देना चाहिए, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए। सब जो इनके दरवाजे पे आ जाए उसको आशीर्वाद दें, उसको स्नेह दें, उनको प्यार दें। लेकिन एक पार्टी के प्रवक्ता बनकर के बोलना, ये मुझे नहीं लगता है कि ये उचित होगा। ये साधु संत है, इनसे किसी जात आप भगवान राम के आचरण पर आइए ना। भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे, आप सब्जी के झूठे बेर खाने को तैयार नहीं है, आप वो काम करने को तैयार नहीं है। भगवान राम का जो आचरण है उस पर आइए, राम राज लाने की कोशिश करिए। अगर आप इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर बोलेंगे तो आपके आचरण पर भी लोग सवाल उठाएंगे कि आखिर आप कौन से धर्म को मानने वाले हैं? भगवान राम को कहाँ मान रहे हैं आप? भगवान राम को मानने वाले लोग सबको गले लगाते हैं, सबको गले मिलाते हैं, सबको हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। सबरी के बेर खाए झूठे आपके खाए। एम एस खान जी, निवेदन प्लीज, आप इतने वरिष्ठ हैं। देखिए चित्रा जी, मैं यही इनसे पूछना चाहूंगा पुनः कि हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, उसके लिए एक प्रवक्ता बैठा हुआ है। इनके सतीश मिश्रा हनुमानगढ़ी आए थे, साधु संतों ने आशीर्वाद दिया था, दिया था आशीर्वाद, साधु संतों ने दिया था। लेकिन साधु संतों ने आशीर्वाद दिया था। साधु संत भगवान राम सबके, किसी पार्टी की नहीं है, नाम किसी पार्टी के एजेंट है। अगर एमएस खान जी से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैंने क्या कहा कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, अगर एमएस खान जी अगर सच्चे आप हितैषी हो
राम जन्मभूमि के, हिंदुत्व के, तो मथुरा का मंदिर बनवा के दिखा दो। काशी में जो भगवान हमारे जो ये वाला फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से आया नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट किसने सहयोग किसने किया? सहयोग किया ना, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मिला, सरकार का सहयोग मिला, कानून का सहयोग मिला। तो ये क्यों नहीं कहते, ये डंके की चोट पे कहे कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की मंदिर बननी चाहिए? हम तो इतने दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों नहीं? यहाँ भदौरिया भी बैठे हैं, भदौरिया जी से भी मेरा सवाल है, वो एक बिरादर को लेकर चलते हैं, ये लोग तो भगवान को भी जाति में बांट दिया। तो वो परशुराम की भी बात कर रहे हैं। आज ही अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों इनका ख्याल नहीं रख रही है बीजेपी। नहीं, देखिए, अगर सबसे ज्यादा कोई खुश है तो मुसलमान खुश है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। अभी मैं बोलूंगा, कहेंगे भाजपा के प्रवक्ता हैं, पिछले सरकार में 5000 से ज्यादा दंगे हुए हैं। भदौरिया जी, पिछले सरकार में, आपके सरकार में 5000 से ऊपर दंगे हुए थे, इस सरकार में कई हुआ? 2-3 दंगे हुए, आपने कराया। सीए एनआरसी पे आपने कराया, भदौरिया जी आपने कराया। आपसे सवाल है, और आप भी जातिवाद पे चलते हैं। अखिलेश जी को और भगवान श्री कृष्ण को जाति से जोड़ देते हैं। परमात्मा की जाति नहीं होती है, परमात्मा सबके हैं, सभी संप्रदाय के हैं। इतने ज्यादा नाराज क्यों हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी के प्रवक्ता मुश्किल हो रहा है। नहीं, देखिए, मैं अनुराग भदौरिया जी बहुत सीनियर, बहुत श्रेष्ठ, अच्छे प्रवक्ता है। अनुराग जी को जल्दी जोड़िए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, तकनीकी खामी आ गई, जल्दी जोड़िए ताकि इनकी आवाज जाए। नहीं, टीवी पर सुन रहे होंगे। नहीं, अनुराग भदौरिया जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बहुत चालाक प्रवक्ता है, बहुत बुद्धिमान प्रवक्ता है। जिस विषय पे आप बात करोगे, बात को चेंज कर देंगे। अभी दूसरे विषय पे चले जाएंगे। MS खान जी मौजूद हैं, MS खान जी से भी मेरा सवाल है। कहने का मतलब ये है कि राम सबके, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन इसके नाते हमको नाराजगी है कि जब हमको जरूरत था तब क्यों नहीं। आज परशुराम की बात करते हैं, राम परशुराम की बात करते हैं। जब कश्मीरी ब्राह्मण मारे जा रहे थे दीदी, तब इन्होंने सदन में तो थे, क्यों नहीं बोला? एक शब्द बोले होते कि कश्मीरी ब्राह्मण के साथ नाइंसाफी हो रही है। आज दीदी, तब आज ये बोलने का अधिकारी होते, इसके नाते ये बोलने का अधिकारी नहीं। अभी क्या हुआ है, साधु संत एक साथ हो गए हैं बीजेपी के। उनका ये कहना है कि बीजेपी अच्छा काम करा रही है अयोध्या में। अभी MS खान साहब और अनुराग भदौरिया जैसे जोड़ते हैं, प्लीज आप बताइएगा MS खान साहब। लेकिन विपक्ष की अभी आप ही अकेली आवाज है, तो इसलिए आपको ज्यादा मौका देते हुए बताइए। फिर नाराजगी तो है ना इन लोगों में, और ये चीजें आप लोगों को महसूस हो रही हैं। इसीलिए सतीश चंद्र मिश्रा इतने सालों के बाद अयोध्या आते हैं और फिर कहते हैं कि रामलला का मंदिर हम बनवाएंगे अगर हमारी सरकार आती है। तो कहीं ना कहीं आपको एहसास तो हो गया ना इस बात का, इसीलिए अब राम नाम आपको याद आ रहे हैं। बताइए MS खान साहब। जब बीजेपी इसका फायदा उठाने लगी, जब बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट के जज को राज्यसभा में बना दिया, तो राजनीतिकरण हो गया। तो राजनीति करोगे आप, तो दूसरे लोग भी राजनीति करेंगे। अगर राजू मोहनदास जी हनुमान जी गढ़ी के महंत है, अगर सबको आशीर्वाद दे, सबको अपना अपनाए, तो कोई सवाल नहीं उठाएगा। आपसे क्या मतलब राजनीति से? आपसे कोई लेना देना राजनीति से है? आप तो हनुमान जी के अनुयायियों को आशीर्वाद दीजिए। अरे उन लोगों का सपना तो पूरा हो रहा है ना, जिस राम मंदिर का लोगों ने सपना देखा था वो पूरा हो रहा है। इसलिए वो लोग ये बातें आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये पार्टी प्रवक्ता आपको लग रहा है कि ये लोग प्रवक्ता बन रहे हैं। अच्छा, आपको राम क्यों याद आ गए? आपको राम क्यों याद आ गए? यहाँ पर पूछ रहे हैं पात्री जी। हाँ, तब आपने सुप्रीम कोर्ट के जजों को नमन किया। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को नमन है, जिसमें एक मुसलमान जज भी था। ऐसा नहीं है। चलिए प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दे दीजिए MS खान साहब की बातों का, उसके बाद कर पात्री जी आपके पास होंगे। ठीक है। हाँ, नम्रता से पूछना चाहता हूँ चित्रा जी, मैं सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी अपनी पीठ थपथपाने लगी, ये आरोप है बेइज्जती पे प्रेम शुक्ला जी आप लोगों पर कि कोर्ट के फैसले को आप लोगों ने ऑन कर लिया। जी नहीं, मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा सपा बसपा कांग्रेस ने निकाली थी। रामशिला पूजन सपा बसपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया था, नहीं किया जाने दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के भव्य दिव्य निर्माण के लिए राम जन्मभूमि के निर्माण हेतु मंदिर समर्पण निधि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद इत्यादि कार्यकर्ताओं ने और सामान्य जनों ने और संतों ने किया। अब उसमें जो है बसपा ने क्यों नहीं कार्यक्रम बनाया? सतीश मिश्रा जी ने प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण के लिए समर्पण निधि में सुश्री मायावती के जन्मदिन पर समर्पण निधि देते हैं ना, राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि का कार्यक्रम क्यों नहीं चला दिया जी? सपा ने क्यों नहीं चला दिया? कांग्रेस ने क्यों नहीं चला दिया? जरा बता दीजिए मुझे। MS खान साहब। बिल्कुल
ठीक है, चूंकि विपक्ष की एक ही आवाज अभी बैठे हुए हैं, एमएस खान साहब अनुराग भदौरिया से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत देर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं एमएस खान साहब घूम फिर के विपक्षी नेताओं की नीति को लेकर और राम मंदिर को लेकर अचानक से उनके प्यार जिस तरह उमड़ घुमड़ आ रहे हैं जैसे अभी बादल है आसमान में, आखिर ऐसा क्यों हो गया? डर लग गया आप लोगों को इसलिए जो सवाल पूछ रहे हैं इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी? नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम शुक्ला जी तो अपनी बात कहेंगे। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था तो किसी को कहीं जाने का कोई अधिकार नहीं था, कोई बात नहीं कर सकता था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया जिसमें कहा गया मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, सबने स्वागत किया, काम खत्म हो गया। अब इस पर राजनीति करने का मतलब ये हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रस्ट बनाइए, ट्रस्ट बना दिया गया। चलिए, एक क्लोजिंग कमेंट करें, कोर्ट का फैसला आ गया, नहीं, ये बात खान साहब समझ लें, अयोध्या का संत प्रवक्ता नहीं, किसी पार्टी नहीं होता है। अयोध्या का संत परमात्मा का वक्ता होता है, हम परमात्मा के वक्ता हैं, हम प्रवक्ता हैं। अब सुन लीजिए, हमने तो कहा है कि जाके प्रिय न राम बदेही और तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो राम का नहीं है, जो माँ जानकी की नहीं है, हम अपने बाप को भी धिकार दिए हैं। और सुन लीजिए, हम आपको दंड भी देंगे। जौन ब्रेक पर जाओ खल तोड़ा और भ्रष्ट हो श्रुति मारक मोरा। ठीक है, देखिए ये यहाँ के साधु संतों की बात है, आपने सुन लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राम मंदिर निर्माण का मुद्दा क्या वास्तव में बड़ा मुद्दा बनेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? इसको लेकर कौन सी पार्टी आगे जाएगी या फिर मुद्दे शिफ्ट हो जाएंगे? दूसरी तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लगातार चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, वो आगे बढ़ी है। लेकिन इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है।